साज और स्वर। हम आए हैं स्वाद स्वर पे, लेकिन क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और किससे मिलवाने के लिए आए हैं, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जानी मानी गायिका सावनी रविंद्रन से। सावनी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो आपको हाल ही में पुरस्कार मिला है, बहुत बहुत बधाई उसकी आपको। शुक्रिया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है जी। संगीत विरासत में मिला आपको जी। मंगेशकर परिवार से आपके काफी गहरे ताल्लुकात रहे हैं जी। तो जब विरासत में संगीत मिलता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम अगली पीढ़ी करती है। जरूर। आपने भी काफी लंबा इस पर काम किया है, उस पर भी बात करेंगे। पर मेरा पहला सवाल आपसे जो निकल कर आता है कि गाना, गायकी के साथ फिल्मों में गाना, गजल गाना, क्लासिकल गाना, टाइटल सॉन्ग गाना, तो इतना सामंजस्य कैसे बिठाते हैं और साथ ही विभिन्न भाषाओं में गायकी को कैसे एडजस्ट करते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए। और आज इंदौर में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक माय सेकंड होम और काफ़ी मतलब लॉकडाउन के बाद पहली बार आ रही हूँ, तो बहुत खुशी है, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे ऐसे लगता है कि गाना गाना ही होता है। सुर तो वही है, 7 सुर है, 12 सुर है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हर एक जॉनरा के हिसाब से बदल जाती है। बचपन से लेके मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एक म्यूज़िकल फैमिली से मैं जुड़ी हूँ। मेरे माताजी पिताजी दोनों PhD है हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग में, तो बस वही संस्कार लेके आगे जा रही हूँ। और उन्होंने कभी मुझे कंपल्शन नहीं किया कि हम नाट्य संगीत गाते हैं तो तुम भी नाट्य संगीत ही गाओ। मुझे उन्होंने काफ़ी न्यूट्रल रखा कि तुम जो करना चाहते हो, तुम जो भी जॉनरा तुम्हें पसंद है उसमें आप शिक्षा लो, अच्छे से तालीम लो और फिर उसमें आगे कुछ काम करो। तो वही बस उनके जो शब्द है वही ओबे करते आई हूँ आज तक। तो ऑब्वियसली हर एक जॉनरा की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, खासियत होती है, और वो उसी ऑथेंटिसिटी से आए तो ही लोगों को कनेक्ट होती है, ऐसे मेरा मानना है। इसलिए मैं जब भी बाकी के भाषाओं में भी गाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि बस मैं ऑथेंटिक साउंड करूँ, और उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत लेनी पड़े तो उसके लिए मैं तैयार होती हूँ। जैसे मेरा हमेशा से एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं साउथ में जाके गाऊँ, और उन भाषाओं से बहुत ही ज़्यादा लगन थी। कॉलेज से लेके रहमान सर के गाने सुनती आई हूँ, हिंदी से ज़्यादा गाने मैंने तमिल सुने हैं उनके, तो वो बहुत एक लगाव था उन भाषाओं से और सपना था। तो एक कवर सॉन्ग ऐसे ही कर लिया यूट्यूब के लिए, और वो किसी कंपोज़र ने सुना चेन्नई से, और ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि एक तो मेरा नाम है सावनी रविंद्र, उनको लगा मैं साउथ इंडियन ही हूँ। तो उनको मैंने बताया कि नहीं मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ। तो वो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी मेरे लिए कि अरे उनको भी ऐसे लगा कि मैं उन्हीं के प्रदेश से हूँ। तो ऐसे मेरा अभी भी लर्निंग चालू है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने मास्टरी उसमें ली है। ऑब्वियसली हर एक दिन एक नई लर्निंग, आपको एक शिक्षा मिलती है, तो अच्छा लगता है। जब मैंने अपने मराठी चैनल के लिए आपका इंटरव्यू हुआ था तब मैं भी ये मानता था कि शायद आप साउथ की हैं। बहरहाल जिस गाने को लेकर साउथ में आपकी प्रेजेंस दर्ज हुई उसको लेकर जरूर कुछ लाइनें जरूर गुनगुना दीजिए उसकी। जरूर, मैं कोशिश करती हूँ। காற்றில் இதழ்கள் பேசும் போதும் காதல் காதல் என்று சொல்லும் உன்னை கண்டால் ஊமையாக மாறி போகிறதே இரவில் காயும் நிலவின் ஒளியில் காற்று வீசும் திசையின் வழியில் உன்னை நானும் தேடி வந்தேன் தொலைந்து போனேனே அன்பே உன் முகம் பார்த்ததாலே உலகம் முழுதும் மறந்து போனேன் உந்தன் இரவிரல் தீண்டலாலே உயிரில் கொஞ்சம் உலர்ந்து போனேன் பாலைவனமாயிருந்து வந்தேன் நீரை தந்தாயே கொஞ்சம் உயிரை சேர்த்தாயே நீரை தந்தாயே कुंजम उइरे सेरताये। क्या बात है, बहुत खूब। सुनकर तो लगता ही नहीं कि आपको दक्षिण भाषा का ज्ञान नहीं है। क्या इस पर कुछ काम किया है? जैसा आपने अभी मुझे बताया था कि तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में भी आपने, साउथ की भाषाओं में अपने आप को
उपस्थिति दर्ज करवाई है, वहाँ पर गाया है, तो इस भाषा के साथ तालमेल बैठना बड़ा कठिन होता है। बहुत ही कठिन है, अभी भी बहुत ही कठिन है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं आई एम स्टिल देयर, अभी भी काफ़ी कुछ काम बाकी है। मतलब अभी भी जो भी मैंने गाया, कोई तमिलियन सुनते होंगे तो उनको भी काफ़ी कुछ इधर उधर लगा होगा, लेकिन वही मेरी कोशिश रहती है हमेशा से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक या ऑथेंटिक उसमें ये करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि संगीत में सबसे बड़ा संस्कार होता है अच्छा सुनना। गाना सुनने से आपके कान तैयार होते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद वो गाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंग्वेज, हालांकि मुझे आती नहीं है वो लैंग्वेज, बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो एक लहजा जो होता है, वो एक्सेंट होता है, वो आपके गानों में बैठता है। उसके बाद जब आप अटेम्प्ट करने जाओ तो उसकी खूबियाँ समझ में आती है कि अच्छा ये वहाँ पे भी अलग अलग डायलेक्ट होते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं, जैसे मराठी में है खानदेशी है, कोई कोल्हापुर साइड का है, वो उसका अलग एक्सेंट है, वैसे अलग अलग एक्सेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो कंपोजर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो हमें सिखाते हैं और हमसे करवा लेते हैं। मतलब मुझे अभी भी याद है जब मैंने सबसे पहले यही गाना जब गाया था, मैं लगभग 7 घंटे गा रही थी, क्योंकि वो भी बहुत एक्यूरेट होते हैं। वहाँ की जो वर्किंग स्टाइल है उससे काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे, क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेड लोग होते हैं और 100% परफेक्शन उनको चाहिए होता है, विच इज़ मैंडेटरी। मतलब तो उनसे, कंपोजर से काफ़ी कुछ सीख मिली मुझे और उन्होंने करवाया। मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो हर एक वर्ड में मराठी में लिख के लेती हूँ, और जैसे र है या र है, न है, जो भी वो अपने हिसाब से वो कुछ कर लेती हूँ, और रिकॉर्डिंग करते वक्त धीरे धीरे समझ में आती है चीज़ें। आपने कहा अभी कि साउथ में जब मैंने 7 घंटे तक लगातार इसको गाया, और वहाँ के जो भी कंपोजर होते हैं, जो भी वहाँ के रिलेटेड लोग होते हैं, उनको काफ़ी परफेक्शन लगता है और काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हिंदी में भी आप गा रही है, मराठी में भी गा रही है, साउथ में भी आपने गाया, तो इन तीनों को जब हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो क्या इस तरह की बात निकल कर तीनों में आती है? ऑब्वियसली हर एक की स्टाइल अलग होती है। जैसे मराठी में हम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, तो वहाँ पे एक गाना रिकॉर्ड करने में मुझे 2 घंटे ही लगते हैं, और वो अज्यूम ही कर लेते हैं कंपोजर्स कि तुम ये वर्ड सही ही गाओगी, क्योंकि वो अपनी खुद की लैंग्वेज है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो भी कंपोजर्स नॉर्थ इंडियन सिंगर्स को चूज़ करते हैं साउथ से, उनकी ही अलग जिम्मेदारी होती है कि अरे इनको हमें गवाना है अपनी भाषा में, तो अपनी भी एक जिम्मेदारी पड़ती है। इसलिए वो ज़्यादा लक्ष्य आपके सिंगिंग पे देख के ज़्यादा मेहनत करते हैं। और हिंदी में भी काफ़ी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हर एक का यही मानना होता है कि परफेक्शन से ही काम होता है। तो लेकिन बस हर एक का एग्जीक्यूशन स्टाइल अलग होती है, लेकिन उसमें कंपैरिजन वाली बात तो मुझे कुछ लगती नहीं। आपकी फैमिली, जैसा आपने कहा कि माता पिता दोनों इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मंगेशकर परिवार से आपका गहरा नाता रहा है। आज का जो युग है वो डिजिटाइज हो चुका है, 2 सिंगर अलग अलग गाते हैं, सबका म्यूजिक अलग रिकॉर्ड हो जाता है, ट्रैक मिल जाता है, सब कुछ मिक्सिंग हो जाती है। वो दौर जिन लोगों के साथ, जिन परिवार के साथ आपका गहरा ताल्लुक रहा है, लगातार इतने सारे म्यूजिशियंस बैठते थे और उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी और सारे सिंगर्स साथ होते थे। तो जब आप अपने परिवार में बात करती हो, इन लोगों के साथ बात करती हो, और आज का जो युग है इसको कैसे देखती हो? बहुत ही, मतलब वो जब उनकी बातें सुनती हूँ, सेरा की उनके काम करने के तरीके, वो जब सुनती हूँ तो ऐसे लगता है कि क्या यार, क्या दौर वो रहा है, और कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग कि उनको इतने बड़े बड़े लोगों को महसूस करने का मौका मिला। मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये सुनने को मिल रहा है उनसे, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये कैसे सीख मिले अदरवाइज। लेकिन उसमें से भी काफ़ी कुछ सीखने लायक है। मुझे लगता है कि मंगेशकर परिवार ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ है। मतलब आप एकलव्य की तरह बस उनके गाने सुनते रहो और हर दिन आपको वही गाना नया महसूस होगा, इतनी ताकत उन सुरों में है। तो बस आप क्या बोलूँ, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, सामान्य विद्यार्थी हूँ उस परिवार की, और मैं अभी भी वही कहती हूँ कि अभी लाइफ टाइम भी कम ही पड़ेगा मुझे उनका अभ्यास करने के लिए। गजल को लेकर भी काफ़ी आपकी बातें होती रहती हैं, तो सुन ले गजल भी छोटी सी। ज़रूर, गज़ल तो नहीं, लेकिन मैं एक नज़म पेश करना चाहती हूँ। फरीदा खानम जी की बहुत ही मशहूर नज़म है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो,
हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, बहुत खूब। हमने साउथ इंडियन भी आपसे म्यूजिक को लेकर बात की, सुना भी आपसे, नज़में भी सुनी, काफ़ी कुछ मराठी में आपने काम किया है, मराठी से ही शुरुआत हुई ऐसा मेरा मानना है। और जब नेशनल चैनल्स पर आपने अवार्ड जीते, रनर पर ही एक लंबा दौर आपने इसको जिया है। कितना फ़र्क महसूस करते हो कि जब आपको जो प्लेटफॉर्म मिला था चैनल्स पर, उसके बाद और आज के इस दौर में फ़र्क कितना महसूस करते हो, क्या बदलाव है? हालांकि मेरे लाइफ में रियलिटी शो काफ़ी देरी से आया। सबसे पहली जो तालीम शिक्षा जो मुझे डायरेक्टली सीधा टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो मैंने कहा मंगेशकर परिवार, वो बचपन से हृदयनाथ जी के साथ मैं परफॉर्म करते आई हूँ। इतना बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है। तो उसके बाद यूजुअली लोगों का क्या होता है कि रियलिटी शो से शुरुआत होती है, फिर आगे जाके वो करियर करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा रहा। मैं पहले से ही इतनी बड़ी मतलब उपलब्धि मुझे मिली थी और उसके बाद रियलिटी शो करा। तो अभी का जो अप्रोच है वो काफ़ी कुछ अलग है। मैं ऐसे मानती हूँ कि अभी की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी भी है। ऐसे मुझे लगता है कि हर एक को तुरंत फेमस होना है, तुरंत ओवरनाइट मिलियंस में व्यूज़ पाना है, लेकिन उसके पीछे जो बहुत सालों की मेहनत है, जो साधना जिसको कहलाते हैं, तो वो आजकल थोड़ी मिसिंग लगती है मुझे। ऐसे लगता है कि एवरीबडी इज़ इन रश, की सबको तुरंत ही सब चीज़ें चाहिए। नताशा एक काफ़ी फेमस शो है जी, और उसको लेकर भी काफ़ी बातें होती हैं जी। तो उसमें से भी कुछ ज़रूर सुना दीजिए ताकि हम इंदौर वासी उस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। जब आप इंदौर में शो करोगी तो मंगेशकर परिवार के साथ आएंगे, किसी सदस्य के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी 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 बिल्कुल। नताशा ये मेरा खुद ही का प्रोडक्शन था। जैसे मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेते आई इस फील्ड में, तो ऐसे लगा कि खुद का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, जिसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिले कि अकेली लाइक सोलो परफॉर्मेंस मैं 3 घंटे लगातार देती हूँ। और पहले ही शो पे मैंने हृदयनाथ जी को इनवाइट करा था क्योंकि मुझे उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए थी। जैसे ही वो आए, फर्स्ट हाफ उन्होंने देखा, तो सेकंड हाफ में वो बोले मैं ऑडियंस में बैठ के क्या करूँगा, मैं तो स्टेज पे आना चाहता हूँ। तो उसी शो से वो जुड़ गए इस शो से, और वो ऐसे ही फिर पूरा फॉर्मेट ही हमने चेंज करवाया कि वो दीदी आशा जी, उनके गानों के सब किस्से, कैसे ये गाने बने, वो सब लोगों के साथ शेयर करते हैं और उस तरीके से मैं वो गाने पेश करती हूँ। तो ऐसा वो फॉर्मेट रहा है और बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि खुद हृदयनाथ जी इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बहुत ही सीखने लायक है वो बात। वो तो एक्चुअली मराठी कार्यक्रम है, लेकिन बाद में जाके मैंने वो हिंदी में भी कराया उसी में था। से कुछ सुना दीजिए हिंदी में जो जी। किया। ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। बहुत खूब, बहुत खूब। नताशा, प्रोग्राम को लेकर भी मेरी थोड़ी सी और जिज्ञासा है कि कितने शोज इसके हो चुके हैं, इसको लेकर आगे फर्दर प्लानिंग्स क्या हैं आपके? काफ़ी मतलब लगभग 50 से भी ज़्यादा शोज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र या गोवा परिसर में हो चुके हैं। अभी तक इंदौर में मैंने वो शो परफॉर्म नहीं किया, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कभी आगे जाके कभी मुझे मौका मिले। लेकिन मुझे मतलब इस शो के पीछे मेरा यही विचार था कि जिन 2 सुरों ने पूरे वर्ल्ड पे राज्य किया है और वो 2 सुर अपने हैं, हमारे हैं, तो वो अगली पीढ़ी तक उनकी अहमियत पहुँचे और अगली पीढ़ी तक वो गाने अच्छी तरह से पहुँचे। इसलिए मैंने वो शो
का निर्माण किया था और अच्छा एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है प्रवीण जोशी जो कि मशहूर स्क्रिप्ट राइटर है महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखा हुआ है और वही हृदयनाथ जी को उसी हिसाब से मतलब वो सवाल करते हैं और हृदयनाथ जी के मुंह से वो सब चीज़ें सुनना ये इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मतलब क्योंकि वो दौर वो गाने उसमें आधे से ज़्यादा गाने उन्होंने खुद बनाए हुए, तो उनके मुंह से हॉर्सेस माउथ वो सब किस्से सुनना ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए। उम्मीद करते हैं इंदौर में आपका एक कार्यक्रम जल्दी हो। ज़रूर। चलते चलते मुझे लगता है कि जिस गाने के लिए, मराठी गाने के लिए आपको अभी अवार्ड मिला है जी, उसको जरूर गुनगुना दीजिए। बारडो नाम की एक मूवी थी, मराठी मूवी है और उसमें रान पेटला करके एक फोक सॉन्ग है। अभी तक आपने जो सुना होगा वो मेरा बहुत ही क्या बोलूँ मैं, मेलोडियस सिंगिंग ज़्यादातर मैं करती आई हूँ, लेकिन ये फोक जॉनरा था, बहुत ही अलग, मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि वो एक फोक का पर्टिकुलर एक्सेंट है, वो लगाव है, वो टोनल क्वालिटी, टेक्सचर उसको एक खास एक्सपेक्टेड होता है। रोहन कंपोजर्स है, उन्होंने मेरे से गवाया। एक्चुअली ये गाना अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, आई होप कि वो इस साल हो जाए तो लोगों को ओरिजिनल गाना भी सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी मैं बस रिलीज़ नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा नहीं गा सकती, लेकिन एक दो लाइनें ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ। मायच्या डोहाले पाजर न्हाई, डोयाच्या पाण्याले घागर न्हाई, मायच्या डोहाले पाजर न्हाई, डोयाच्या पाण्याले घागर न्हाई, कोंडला श्वास इजली आस, काहुरौरात दाटल, रान पेटल, रान पेटल, रान पेटल, रान पेटल। क्या बात है। सावनी वर्सेटाइल सिंगर है, नज़्म सुनाई उन्होंने, मराठी गीत सुना दिया, फोक सुना दिया, हिंदी सुना दिया और साउथ इंडियन भी सुना दिया। सारी भाषाओं में, सारी कलाओं में अपने आप को पारंगत मानती हैं, कर रही हैं साथ ही। लेकिन एक बड़ी बात जो निकल कर आई, जब मैंने शुरुआती दौर में उनसे पूछा कि कैसे ऐसा तालमेल बिठा पाती हो और किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाती हो, तो उनका कहना बहुत अच्छा था कि संगीत है, संगीत में अपने आप को डुबाना और संगीत के साथ अपने पूरे संगीत को पेश करना ही अपने एक कला के द्वारा अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल सावनी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। और आज मैं जो शो परफॉर्म करने यहाँ पे आई हूँ, ताल से ताल मिला रंगे महफिल का बहुत ही एक अच्छा बहुत बड़ा हिस्सा रह चुका है रंगे महफिल मेरे पूरे करियर में, और आज सीरियसली मुझे एक मायके वाली फीलिंग आ गई है यहाँ आके। तो पूरे रंगे महफिल टीम की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इन्वाइट करा। आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आज आपके ज़रिए मुझे मौका मिला मेरे इंदौर वासी सब लोगों के साथ बातचीत करने का, तो बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।